हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। और इस समास की बात करते हैं तो समास की 3 क्लासेज मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो 3 क्लासेज नहीं देखी हैं तो अवश्य देख लीजिएगा। पहले क्लास में हमने जानकारी साझा की कि समास किन शब्दों से मिलकर बना होता है, समास का अर्थ क्या होता है, समास का विलोम शब्द क्या होता है। ये तमाम जानकारियां हमने पहले क्लास में आपके सामने रखी। उसके बाद की क्लास में हमने देखा समास के प्रकार, और समास के प्रकारों में हमने द्विगु समास किया और अविभाव समास किया। उसके आगे की क्लास में हमने बाकी बचे हुए समास देखे। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, कैसे पहचान की जाती है, तत्पुरुषी समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि में क्या अंतर होता है, क्रमधारीय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। ये तमाम जानकारी हम सेकंड क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करके आए हैं। और आज की हमारी जो क्लास है वो रहेगी तत्पुरुषी समास। तत्पुरुषी समास हमने पीछे की क्लास में नहीं किया था। आज हम तत्पुरुषी समास के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं समास की तो थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगी कि जो समास होता है उसके प्रकारों की बात करते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन यदि हमसे कहा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। समास के भेद पूछे जाएं कितने होते हैं तो 6 भेद हुआ करते हैं। हमने देखा पद की प्रधानता के आधार पर कि पहला प्रकार होता है जिसका प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान किसका हुआ करता है? प्रथम पद प्रधान किसका होता है? अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव समास है ना। उसके बाद में आता है दूसरा पद प्रधान। दूसरे पद की अगर बात करते हैं तो दूसरा प्रकार आता है जिसका दूसरा पद प्रधान हो या फिर ये कहें उत्तर पद प्रधान हो। किसका हुआ करता है? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? आपके द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा प्रकार हमारे पास आ जाता है जिसका कोई अन्य पद प्रधान हो। और अन्य पद प्रधान किसका हो जाया करता है? आपके बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि जो समास होता है उसका अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास हम देख चुके थे, द्वंद्व समास भी हम देख चुके थे और अव्ययीभाव समास भी हम देख चुके थे। अगर दूसरा पद प्रधान की बात करते हैं तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के भी 2 पार्ट होते हैं पद के आधार पर। आप देखते हो, एक तो होता है आपका द्विगु तत्पुरुष और दूसरा क्या होता है आपका कर्मधारय तत्पुरुष हुआ करता है। द्विगु तत्पुरुष भी हम पीछे की क्लास में देख चुके हैं और कर्मधारय तत्पुरुष भी हम पीछे की क्लास में देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो तत्पुरुष के जो अन्य भेद हमारे सामने आते हैं, जैसे कारक के आधार पर तत्पुरुष के भेद होते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। उसके बाद में ये कहें न तत्पुरुष होता है, अलुक तत्पुरुष होता है, पूर्व पद तत्पुरुष होता है, प्रादि तत्पुरुष होता है। आज हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो तत्पुरुष समास की विशेषता देखें कि जो तत्पुरुष समास है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसकी पहली विशेषता हमारे सामने आ जाती है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरी विशेषता कि इसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद गौण होता है। तीसरी विशेषता इसमें आ जाती है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ये तत्पुरुष समास की मुख्य विशेषताएं हमारे सामने आती हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसका प्रथम पद गौण होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। ये तत्पुरुष समास की
विशेषता होती है। आइए अब एक एक को हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि जो तत्पुरुष समास है उसका उत्तर पद प्रधान होगा, उसका प्रथम पद गौण होगा और उसमें कारक चिन्ह का लोप पाया जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कारक के आधार पर तत्पुरुष के कितने प्रकार होते हैं या तत्पुरुष कारकीय तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा याद रखना कि कारक के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कारक के आधार पर कारक हमारे 8 होते हैं और ये जो 8 विभक्तियां होती हैं उसमें से केवल 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। और ये जो 6 विभक्तियां होती है ये कहां से कहां तक होती हैं आपकी, ये आपकी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की जो विभक्ति होती है उनका प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। यानी जो द्वितीय विभक्ति आपकी होती है वहां से लेकर द्वितीय विभक्ति से लेकर जो आपकी सप्तम विभक्ति होती है वहां तक का प्रयोग किया जाता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। अब एग्जाम्पल हम इसके अलावा हम देखें कि तत्पुरुष समास के और भी भेद होते हैं। एक भेद होता है आपका न तत्पुरुष होता है। दूसरा भेद देखें तो होता है अलुक तत्पुरुष। उसके बाद में और देखें कि एक तीसरा भेद और आता है और वो होता है प्राधि तत्पुरुष। ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्राधि तत्पुरुष का उदाहरण होता है, कौन सा अलुक तत्पुरुष का होता है, कौन सा न तत्पुरुष का, और एक तत्पुरुष आ जाता है हमारे पास उपपद तत्पुरुष। ये जो सभी तत्पुरुष के प्रकार हैं आज हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये तत्पुरुष के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए इनको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कारकीय चिन्ह के आधार पर या कारक के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होता है कारक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कारक हमारे पास आ जाता है वो कारक आता है कर्ता कारक, जिसे प्रयोग नहीं किया जाता है तत्पुरुष में। तो हम किससे लेंगे, सबसे हमारी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद में कर्म के बाद में कारण तत्पुरुष हो जाता है, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद में कर्ण तत्पुरुष। तो हमें उदाहरण दे दिया जाता है और उदाहरण दे दिया जाता है जैसे दे दिया जाता है चित्तचोर दिया जाता है और चित्तचोर देकर पूछा जाता है कि बताइए किसी समास का उदाहरण है। तो हम देखें कि जो चित्तचोर है इसका विग्रह करेंगे तो को निकल जाएगा। चित्त को चुराने वाला क्या कहलाता है, चित्तचोर कहलाता है। तो को विभक्ति निकलते ही किसका, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है करण। अगर करण की बात करें तो करण का अर्थ होता है साधन। करण शब्द का अर्थ साधन होता है और इसके जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। करण से हो जाया करता है और से बात करते हैं तो हमारे पास ही एग्जाम्पल आ जाता है जैसे तुलसीकृत उदाहरण आ जाता है। देखिए अगर तुलसीकृत की हम बात करते हैं तो तुलसी के द्वारा रचित, इसका तुलसीकृत का समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, तुलसी के द्वारा रचित। के या से हमेशा साधन के लिए ही आते हैं, से या के द्वारा साधन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो तुलसीकृत का क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रचित तुलसीकृत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य है कि एक बार हरियाणा टेट का एग्जाम था और वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तुलसीकृत का सही समास विग्रह क्या होगा। दोनों ऑप्शन हमारे पास दिए गए, तुलसी के द्वारा रचित और तुलसी से रचित। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी से रचित आते तो दोनों ही है, के द्वारा भी साधन है और से भी साधन है, लेकिन तुलसी से रचित नहीं थी। तुलसीकृत का अर्थ होता है तुलसी के द्वारा, से तो पेन से होगी, है ना, पेन से रचित होगी और तुलसी के द्वारा रचित होगी। तो तुलसीकृत का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा रचित। उसके बाद में आता है संप्रदान। अगर संप्रदान कहें तो संप्रदान के लिए आता है,
संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, के लिए आ जाया करता है। तो के लिए हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया जाता है गौशाला। गौशाला, अगर गौशाला की हम बात करते हैं तो गौशाला में क्या आ जाता है, गाय की शाला, है ना, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। के लिए निकलता है कि जो गौशाला होती है वो क्या होती है आपकी, गौशाला। तो गाय के लिए शाला हो जाया करती है, गौशाला बन जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे उदाहरण संप्रदान के लिए होता है तो उदाहरण आ जाता है रसोई घर। रसोई घर, तो रसोई का घर नहीं होता है, याद रखिएगा, रसोई के लिए घर हुआ करता है। तो रसोई घर कौन से समास का उदाहरण हो जाता है, तत्पुरुष का, और तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद आता है अपादान। अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से, अलग होने के भाव में जाता है, से होता है। तो हमारे पास दे दिया जाता है भयभीत। भयभीत शब्द दिया जाता है, देखिएगा, भय और भीत, डर से डरा हुआ या भय से भीत, हमेशा अलग होने का भाव आता है। अगर भय से भीत हो गए तो वहां से अलग चले जाते हो। तो भयभीत में क्या निकल जाएगा, आपका से निकल जाएगा अलग होने के भाव में, तो ये भी आपका अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में है हमारा संबंध आता है, संबंध तत्पुरुष। अगर संबंध तत्पुरुष की हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास उदाहरण आ जाया करता है पद चिन्ह। पद चिन्ह, पद चिन्ह की बात करें तो इसका विग्रह हो जाएगा पद का चिन्ह, यानी पाव का चिन्ह होता है। जो पद का चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं, पद चिन्ह कह देते हैं। तो इसमें विभक्ति क्या निकल जाती है, का, और का क्या होता है आपका, संबंध आ जाता है। उसके बाद में आता है हमारे पास अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक की अगर हम विभक्ति की बात करते हैं तो कौन सी हो जाती है, में, पर। अधिकरण में में और पर जो होती है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, में और पर। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हमारे पास दे दिया जाता है आप बीती। उदाहरण होता है आप बीती। अगर आप बीती की बात करें तो आप बीती क्या होती है, आप पर बीती। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पर, और पर है तो कैसा है, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा आप पर बीती। ये थे हमारे कारक के आधार पर तत्पुरुष के प्रकार। अगर कर्म कारक का लेगा तो इसे आप द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकता है, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति है कारक की, तो इसे द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। करण तृतीय है तो इसे तृतीय तत्पुरुष कहा जाता है। उसके बाद चतुर्थ तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तम तत्पुरुष। ये जो तत्पुरुष होते हैं ये आपके कारक चिन्हों के आधार पर चलते हैं। जब इनका विग्रह किया जाता है तो ये कारक चिन्ह इनसे बाहर निकलते हैं, तो ये आपके कारकीय तत्पुरुष होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास तत्पुरुष के अन्य प्रकार भी आ जाते हैं, और अन्य प्रकारों में आ जाता है हमारे पास नए तत्पुरुष। अगर नए तत्पुरुष की बात करें तो नए का अर्थ निषेध के रूप में चला जाता है, और हिंदी में अगर निषेधात्मक हमें शब्द बनाना होता है तो या तो हम ए लगाकर बनाते हैं या फिर अन्य लगाकर बनाते हैं। ए या अन्य उपसर्ग जहां लगते हैं वहां क्या होता है, आपका नए तत्पुरुष पाया जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण दे दिया जाता है, और उदाहरण दे दिया जाता है असत्य। असत्य है तो सत्य के बिना, इसका अर्थ जानेंगे तो क्या होगा, सत्य के बिना। लेकिन याद रखिए अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, न सत्य। न सत्य निकलता है, ये न के अर्थ में जाता है, न सत्य। कभी भी सत्य के बिना समास विग्रह मत कीजिए। अगर क्वेश्चन दिया जाता है समास विग्रह से तो दोनों विकल्प हमारे सामने होते हैं, एक न तत्पुरुष होता है, एक न सत्य देगा और दूसरा क्या दे देगा, सत्य के बिना। तो हमारा सही असत्य का सही समास विग्रह क्या होगा, न सत्य हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा भी उदाहरण दे दिया जाता है, और दूसरा उदाहरण हमारे पास दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाता है अन्याय। अन्याय की बात करें तो सही क्या हो जाएगा, न
न्याय हो जाएगा। तो ये जो ए उपसर्ग लगा है, जब ए और अन ये दोनों उपसर्ग किसी भी नकारात्मकता को लेकर शब्द में पाए जाते हैं तो वो शब्द किसका उदाहरण होता है? न तत्पुरुष का उदाहरण पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पेन ले लेते हैं। उसके बाद जैसे अन का देखें तो हमारे पास आ जाता है अनास्तिक। एग्जाम्पल आ जाता है अनास्तिक। अगर अनास्तिक की हम बात करते हैं तो ये जो शब्द है आपका ये बना हुआ है अन्न, अन्न प्लस आस्तिक। अन्न प्लस आस्तिक से क्या बनता है? अनास्तिक शब्द बन जाता है। और अनास्तिक भी क्या होता है? न नास्तिक। न नास्तिक क्या कहलाता है? अनास्तिक कहलाता है। तो ये जो अन्न उपसर्ग लगा हुआ है ये भी क्या है आपका? न तत्पुरुष का ही उदाहरण है। जब किसी भी शब्द में ए और अन दोनों आपके नकारात्मकता के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये न तत्पुरुष का उदाहरण पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला प्रकार आ जाता है अलुक तत्पुरुष। अगला प्रकार कौन सा आ जाता है? अलुक तत्पुरुष। यदि हम अलुक तत्पुरुष की बात करते हैं तो देखिए अलुक तत्पुरुष एक ऐसा तत्पुरुष होता है जिसमें विभक्ति कारक का लोप नहीं होता है। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति का लोप नहीं पाया जाता है अलुक तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हम अभी कर रहे थे, इधर हमने किया चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। तो जो चित्त चोर है इसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है। जैसे हमने देखा चित्त चोर, तो एक चित्त शब्द था और दूसरा चोर शब्द था। जब इसका विग्रह हमने किया तो इस को हम यहाँ लेकर आए, यानी शब्द में को विभक्ति का लोप दिखाई देता है, यहाँ पर को विभक्ति नहीं होती है। लेकिन अगर अलुक तत्पुरुष की बात करें तो इसमें विभक्ति लुप्त नहीं होती। ए का अर्थ होता है नकारात्मक और लुक का अर्थ होता है लुप्त होना। यहाँ विभक्ति लुप्त नहीं होती है, यहाँ शब्द के अंदर ही विभक्ति पाई जाती है। जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, अलुक के उदाहरण आपके पास आ जाते हैं मनसिज। मनसिज उदाहरण आ गया। शब्द को देखिएगा, इसमें एक शब्द था मन और दूसरा शब्द क्या था? जय। मनसिज का अर्थ होता है मन में उत्पन्न, तो मन शब्द यहाँ आ गया और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना। लेकिन ये जो सी यहाँ दिखाई दे रही है ये आपके में का कार्य करती है, में विभक्ति का कार्य करती है और सही समास विग्रह हो जाता है मन में उत्पन्न। तो यहाँ ये जो शब्द है इस शब्द के अंदर जो में विभक्ति थी इस सी का रूप ही में विभक्ति ले लेती है। यहाँ विभक्ति का लोप नहीं पाया जाता है, कारक चिन्हों का लोप नहीं पाया जाता। ये जो में है ये इस सी का ही रूप होती है। तो बस ध्यान रखिएगा कि जो अलुक तत्पुरुष होते हैं उसमें विभक्ति का लोप नहीं पाया जाता, शब्द के अंदर ही विभक्ति पाई जाती है। जैसे हमारे पास दे दिया जाता है, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, दे दिया जाता है खेचर। खेचर शब्द दिया जाता है। देखिए इसमें एक शब्द है ख और एक शब्द है आपका चर। ख का अर्थ होता है आकाश और च का अर्थ होता है विचरण करने वाला, चर का अर्थ होता है विचरण करना। तो खेचर जो शब्द है इसमें ख का अर्थ आकाश और चर का अर्थ था विचरण करने वाला। इसका सही समास विग्रह होगा आकाश में विचरण करने वाला। और जो में है वो क्या है? ए विभक्ति किसमें परिवर्तित हो रही है? यहाँ में परिवर्तित हो जाती है और सही शब्द क्या बन जाता है? खेचर बन जाता है कि आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? खेचर कहलाता है। तो ये जो उदाहरण है ये भी किसका है? आपके अलुक तत्पुरुष का उदाहरण पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रादि तत्पुरुष। दोस्तों अगर प्रादि तत्पुरुष की बात करते हैं तो ये एक ऐसा तत्पुरुष होता है जिसमें प्र उपसर्ग पाया जाता है। अगर किसी शब्द में प्र उपसर्ग लगाया जाता है तो वो किसका उदाहरण होता है? प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण होता है।
उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मैंने आपको बताया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग से बना हुआ शब्द होता है, लेकिन न तो वहां पर अ उपसर्ग लगता है, न अन लगता है और न प्र उपसर्ग लगते हैं। ये तीनों उपसर्ग किसके होते हैं? आपके तत्पुरुष समास के होते हैं। अ और अन दोनों आपके न तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं, और जो प्र उपसर्ग होता है ये आपका प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द में अ, अन या प्र तीनों में से कोई उपसर्ग लग रहा है तो वह अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं होगा। किसका उदाहरण होगा? वो तत्पुरुष समास का उदाहरण पाया जाएगा। जैसे प्रादि तत्पुरुष की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं। प्राध्यापक, प्राध्यापक शब्द होता है, यह प्र प्लस अध्यापक शब्द से बना हुआ होता है, और प्र उपसर्ग लगते ही किसका उदाहरण हो जाता है? आपका प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं प्राचार्य। दूसरा हो जाता है प्राचार्य। प्राचार्य की बात करें तो ये प्र प्लस आचार्य शब्द से बना हुआ है, और प्र उपसर्ग लगते ही किसका उदाहरण हो जाता है? प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद अगला पार्ट तत्पुरुष का आता है उपपद तत्पुरुष। दोस्तों, उपपद तत्पुरुष वह तत्पुरुष होता है जो किसी क्रिया शब्दों से बना हुआ होता है। ऐसा शब्द जो किसी क्रिया शब्दों से बना हुआ होता है, जिसका जो उत्तर पद है वह क्रिया शब्दों से बना हुआ होता है, क्या कहलाता है? प्रादि तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हम ये कहें उत्तर पद क्रिया शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपपद और प्रादि में अंतर होता है कि जो प्रादि तत्पुरुष होता है इसमें प्र उपसर्ग लगता है, और जो उपपद तत्पुरुष होता है इसका उप का अर्थ होता है उत्तर, जिसका उत्तर पद किससे बना हुआ होता है? क्रिया शब्दों से बना हुआ होता है, क्या कहलाता है? उपपद तत्पुरुष कहलाता है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, और उदाहरण हमारे पास आ जाता है कुंभकार। उदाहरण आ जाता है कुंभकार। यदि कुंभकार की बात करें तो एक कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और कार का अर्थ होता है कार्य करने वाला, यानी घड़े को बनाने वाला क्या कहलाता है? कुंभकार कहलाता है। यहाँ जो उत्तर पद है यह किसी प्रकार की क्या पाई जाती है? क्रिया पाई जाती है। अगर शब्द में उत्तर पद क्रिया का रूप है तो वह किसका उदाहरण होगा? आपके तत्पुरुष का होगा, और तत्पुरुष का भी कौन सा? उपपद तत्पुरुष का होगा। जैसे कुंभकार शब्द हमें दे दिया जाता है, जैसे हमें शब्द दे दिया जाता है नीरज, शब्द दे दिया जाता है नीरज, तो इसमें एक तो नीर शब्द है और एक जय शब्द है, और जय का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। जय भी एक प्रकार की क्रिया होती है, और ये इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना। तो ये सभी क्रिया शब्द हैं, तो नीरज में भी कौन सा हो जाएगा? आपका उपपद तत्पुरुष पाया जाएगा। आशा रखती हूँ तत्पुरुष के ये भेद आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं कि जो तत्पुरुष का पहला भेद होता है वो होता है कारकीय तत्पुरुष, और कारकीय तत्पुरुष में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है न तत्पुरुष। जो न तत्पुरुष होता है इसमें अ और अन ये दोनों उपसर्ग, दोनों में से किसी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है शब्द में, और ये दोनों उपसर्ग आपके नकारात्मकता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आपके नकारात्मक अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो न तत्पुरुष होता है। उसके बाद आता है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष की यदि हम बात करते हैं तो इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। अलुक तत्पुरुष में जैसे हम देख रहे थे मनसिज, तो मनसिज में जो सी है वह एक विभक्ति शब्द के अंदर ही है, बाहर से हमें विभक्ति नहीं लेकर आनी होती यदि विग्रह करते हैं तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो किसके हो जाते हैं? अलुक तत्पुरुष के। उसके बाद है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें प्र उपसर्ग पाया जाता है। अगर किसी शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे प्रधानाध्यापक आ जाता है, आपके प्राध्यापक आ जाता है, आपके पास में प्राचार्य आ जाता है, ये सभी प्रादि तत्पुरुष के होते हैं। उसके बाद है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष वह तत्पुरुष होता है जिसका उत्तर पद
क्रिया शब्द होता है। ऐसा शब्द जिसका उत्तरपद क्रिया शब्द होता है क्या कहलाता है? उपपद तत्पुरुष कहलाता है। ये हमारे तत्पुरुष के भेद थे। आशा रखती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।